वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स रोज़ करते हैं और आगे आने वाले कुछ मिनटों में आज भी आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2021 और हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ यदि नए हैं कोई तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप लोग सारे वीडियोज का लुत्फ उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, अब हमारे सामने हाजिर है आपका प्यारा सबसे दुलारा मैप ऑफ द डे, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं स्विस मतलब कि स्विट्जरलैंड के बारे में। ओके, तो स्विट्जरलैंड के बारे में जानना है क्या? सबसे पहले स्विट्जरलैंड की देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो कंट्री कौन कौन सा नेबरिंग कंट्री है। ओके, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि स्विट्जरलैंड का नेबरिंग कंट्री में फ्रांस है। नीचे आइएगा दोस्तों तो नीचे इटली है, फिर ऑस्ट्रिया है, फिर जर्मनी है। तो ये चार जो है ना इसका पड़ोसी देश है। इसका मतलब है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक कंट्री है। ओके, स्विट्जरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि इसकी फिजिकल रूप से बात कर ले तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स माउंटेन का सर्वाधिक विस्तार है। आल्प्स का नाम तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। ये देखिए, ये आल्प्स माउंटेन जो है इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में ये दोस्तों। ओके, और यदि हम बात कर ले, यदि आपसे पूछ देगा कभी कि हाँ भाई बताओ आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग बता दीजिएगा माउंट ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, माउंट ब्लॉन्क ब्लैंक या ब्लॉन्क जो भी है, माउंट BLANC शायद, आइए इधर लिखा हुआ ही है माउंट ब्लैंक। ये देखिए माउंट ब्लैंक जो हो गया दोस्तों आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक है, बाकी स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको पता ही है, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ओके, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में आपको जिनेवा में दिखता होगा। ठीक है, जिनेवा इधर मेरे हमको तो दिख नहीं रहा है इसमें मैप में, लेकिन मैं बताता हूँ कि जिनेवा में स्विट्जरलैंड का जो जगह है जिनेवा, वहाँ बहुत सारे चीज़ों का हेडक्वार्टर है। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा है, रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर जेनेवा ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंकटाड, बीपो, ये सारा का हेडक्वार्टर का है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, और दोस्तों बर्न, ये जो बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिसे आप लोग बोलते हैं, ये दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन विश्व डाक संघ का हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये बातें तो आपको याद ही रहेगी दोस्तों। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश भी है जहाँ जो आत्महत्या है ये कानूनी है। ओके, मतलब आप कानूनी रूप से इसमें आत्महत्या भी कर सकते हैं। बाकी स्विट्जरलैंड स्विस बैंकों के लिए फेमस है, ये सारी बातें आपको पता ही होगी। बस इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें हो गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को जेनेवा मिल गया होगा। अरे ये देखिए साफ साफ जेनेवा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी also inaugurate एगोटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी एंड नेचर पार्क इन साइंस सिटी? ओके, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा इंग्लिश हो गया है, हिंदी में क्वेश्चन दूसरा था, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ओके, डेनमार्क जिसे पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, उसके साथ स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उसके बीच मंजूरी मिली है। ओके, बाकी बातें नीचे साफ साफ लिखी हुई है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों, यह द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्त पहलों और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगा। ओवरऑल दोस्तों बस आपको ये याद रखना है
कि स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भी हाल फिलहाल में भारत डेनमार्क से समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ओके, और बाकी 2 देशों में कोई भी समझौता ज्ञापन होता है तो उससे ही फायदा होता है कि उसके बीच के जो द्विपक्षीय संबंध होता है वो मजबूत होता है। ओके, ये देखिए अगला आपका जो प्रश्न है उसका इंग्लिश जो पहले प्रश्न में आ गया था। प्रश्न क्या है अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में साइंस सिटी में एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एल्सो इनॉग्रेट एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी एंड नेचर पार्क इन साइंस सिटी। आपके ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। ओके, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल 16 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात की रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी तथा नेचर पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। ओके, तो सभी राज्य एकदम टॉप बनने में लगा हुआ रहता है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न को सुन भी लिया होगा, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि 100% प्रथम खुराक कवरेज प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू अचीव 100% फर्स्ट डोज कवरेज। ओके, आपके ऑप्शन है दोस्तों पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ओके, लद्दाख जो है 100% प्रथम खुराक कवरेज प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मतलब कि लद्दाख में जितने भी एलिजिबल लोग थे वैक्सीन के लिए उन्हें पहला डोज मिल गया है। ओके, सभी लोगों को कम से कम पहला डोज तो ज़रूर मिल गया है। चलिए अब जानते हैं नीचे कुछ और बात तो इसके बारे में कि लद्दाख सभी निवासियों के साथ साथ अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसमें होटल के कर्मचारी, प्रवासी मजदूर और नेपाली नागरिक शामिल हैं, जो कोविड की पहली खुराक के साथ केंद्र शासित प्रदेश में अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ओके दोस्तों, बाकी आपको पता ही होगा कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड दिया जा रहा है। ओके, आप में उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों ने फर्स्ट डोज तो कम से कम ले ही लिया होगा, और जैसे ही सेकेंड डोज की तारीख आएगी दोस्तों सेकेंड डोज भी लेना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान कितने शपथ लेने वाले होंगे। There will be how many oath takers during the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games। आपके ऑप्शन से दोस्तों 6, 7, 8 और 5। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6। ओके, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वालों की संख्या 3 से दोगुनी कर 6 कर दी गई है। 1920 से खेलों का अभिन्न अंग रहे जापान प्रत्येक समूह से एक पुरुष और एक महिला प्रतिभागी को चुनेगा। उनके अलावा 2 कोच और 2 न्यायाधीश भी इस बार ओलंपिक शपथ लेंगे। अतीत में सभी प्रतियोगियों की ओर से एक कोच और एक जज के साथ मेजबान देश के द्वारा एक एथलीट द्वारा ओलंपिक शपथ ली गई थी। देखिए दोस्तों, शपथ बेसिकली क्यों लिया जाता है कि हम अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन बहुत बढ़िया से करेंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम कहाँ हो रहा है, तो जापान के टोक्यो में। टोक्यो से नाम आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये हो रहा है 2021 में, लिखा 2020 है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कोरोना के कारण कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य ने कांवड़ यात्रा 2021 को अनुमति दे दी है। विच स्टेट हैज अलाउड कांवड़ यात्रा 2021। आपके ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा इस पर भी सुनवाई की जाएगी या आप ऐसे कैसे कांवड़ यात्रा को अनुमति दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को ट्रिगर करने में इस तरह की घटनाओं से उत्पन्न जोखिम पर विभिन्न तिमाहियों द्वारा उठाई गई चिंता के बावजूद 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। ओके दोस्तों, तो ये बात हो गई। बाकी उत्तर प्रदेश अभी काफ़ी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कि यदि आपको 2 से अधिक बच्चे रहेंगे आपके पास, ठीक है, तो आपको कोई भी सरकारी सुख सुविधा नहीं दी जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून टाइप का ये लाने वाला है फिलहाल, इसलिए न्यूज में है। ओके, चलिए अब देखते हैं, आपको एस जयशंकर भाई साहब दिख रहे होंगे। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न कि 14 जुलाई 2021 को किस शहर ने SCO विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विच सिटी होस्टेड द SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स ऑन जुलाई 14, 2021। आपके ऑप्शन है दुशांबे, अलमाटी, बिश्केक एंड ताशकंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दुशांबे। SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन। ओके,
भारत, चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के 5 अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 14 जुलाई 2021 को दुशांबे, तजाकिस्तान के में समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और कोविड वसूली के बाद प्रमुख चिंताओं पर चर्चा किया गया। आप दोस्तों इसी प्रश्न से एक प्रश्न बनता है जो आप कमेंट करके बताइएगा, क्या कि SCO जो है शंघाई सहयोग संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, चीन के कोई शहर में। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए, ये आपको गूगल मीट का साइन दिख रहा होगा, शायद गूगल मीट से रिलेटेड कोई प्रश्न है। जी हाँ, कि गूगल मीट ने 3 या अधिक प्रतिभागियों के साथ समूह वीडियो कॉल पर कितनी समय सीमा निर्धारित की है? गूगल मीट हैज़ पुट हाउ मच टाइम लिमिट ऑन ग्रुप वीडियो कॉल विथ 3 और मोर पार्टिसिपेंट। आपके ऑप्शन से 60 मिनट दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 60 मिनट। बाकी कोरोना के बीच में इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया था, फिर से इसके वापस 60 मिनट कर दिया है। चलिए, इसके बारे में और ज़्यादा कोई बात है नहीं। अब चलते हैं हम लोग रैंकिंग की ओर, कि ICC की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है? विच वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेटर हैज ओवरटेकन मिताली राज टू बिकम द फर्स्ट ODI रैंक्ड प्लेयर इन द लेटेस्ट ICC रैंकिंग्स? आपके ऑप्शन है स्टेफनी टेलर, एलिसा पेरिस, सारा टेलर और लाइनिंग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टेफनी टेलर। ये स्टेफनी टेलर है, ये मिताली राज को पछाड़कर वनडे में प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है। बाकी दोस्तों यदि आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो महिला में इंग्लैंड वोमेन और इंडिया वोमेन के साथ T20 सीरीज हो रहा था, जिसमें कल इंग्लैंड वोमेन फाइनल T20 जीत कर सीरीज पर अपना कब्जा कर ली है। ओके, ये भी बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछेगा है नहीं। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1983 विश्व कप विजेता भारत के पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? 1983 वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर पास्ट अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम? आपके ऑप्शन है मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी और यशपाल शर्मा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा के बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि वनडे में ये कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। ओके, चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे, का निधन हो गया है। उन्होंने 37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके, यह एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो 1970-1980 के दशक के दौरान खेलते थे। पंजाब में जन्मे इस क्रिकेटर ने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का प्रतिनिधित्व किया था। तो यशपाल शर्मा, आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यशपाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्रिकेट या स्पोर्ट्स। ओके, चलिए बाकी शेर बहादुर देववा को तो आप लोग जानते ही होंगे, इनके बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं क्या? निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? ओ माय गॉड, 5वीं बार। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द 5th टाइम? आपके ऑप्शंस हैं KP शर्मा ओली, शेर बहादुर देववा, विद्यादेवी भंडारी, पुष्पा कमल दहल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेर बहादुर देववा। ओके, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी दखलअंदाजी के बाद फिर से शेर बहादुर देववा को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखते हैं, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देववा ने 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद हुई है, जिसमें मौजूद KP शर्मा ओली को हटाते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए उनके दावे पर मुहर लगाई गई। ओके, तो शेर बहादुर देववा भाई साहब काफ़ी चर्चा में, इसलिए इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और नेपाल के बारे में बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक जज एट द ओलंपिक्स? आपके ऑप्शन है रामचंद्र चटर्जी, विश्वेश नंदी, राकेश कुमार और दीपक काबरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीपक काबरा। ओके, दीपक काबरा जो है ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं। ओके, इनके बारे में भी जानते हैं कि दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, कहाँ भाई? तो वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में एक प्रमुख तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवेल्ड अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन ए प्रोमिनेंट तिबिलिसी पार्क इन विच कंट्री? आपके ऑप्शन है आर्मेनिया, सऊदी अरब, जॉर्जिया, तुर्की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। ओके, जॉर्जिया पर अभी जॉर्जिया की यात्रा पर गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और वहाँ के प्रसिद्ध तिबिलिसी पार्क में ओके महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया इनके द्वारा।
ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कटाव पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट किन केटबा के अवशेष भी सौंपे। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये है कि तिबिलिसी पार्क किस देश में स्थित है, तो आपसे यही पूछा जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइएगा कि जॉर्जिया में स्थित है। ओके, और वहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट भी अब हो गया क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है क्योंकि महात्मा गांधी जो थे ना वो ग्लोबल नेता थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान शुरू किया है जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। आपके ऑप्शन हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भूटान। तो यदि आप लोग भूटान का आपका कोई मित्र या दोस्त या फिर कोई भी रहता है भूटान में, आपसे रिलेटिव्स भी यदि आपके रहते हैं भूटान में, तो वो यदि आपको भीम यूपीआई से इधर कुछ करना चाहे इंडिया वाले को तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, और ये जो है भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भूटान में सेवाएं शुरू की गई है। उन्होंने भीम यूपीआई को महामारी के दौरान भारत में डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाने में सबसे प्रतिभाशाली में से एक बताया है। तो ये था हमारा आज का सारा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, देखते हैं ये क्या था कि भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता के उद्घाटन में बैठक आयोजित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों यूके, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी सही दिया। अब चलते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, देखते हैं क्या है कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम आपसे मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।